दोस्तों नमस्कार। शिक्षा उत्सव चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ी भर्ती लगभग 60,000 है, थोड़ा सा ज़्यादा है। इतने पदों पर कांस्टेबल के लिए फॉर्म अप्लाई होना आपके शुरू हो जाएंगे 27 से। तो आप सब जो इस रेंज में आ रहे हैं वो 22 साल तक जनरल कैटेगरी के लिए मैं बता दे रहा हूँ, और जो SC ST जो रिजर्व कैटेगरी है OBC उनके लिए 5 ईयर और प्लस मान लो लगभग 27 ईयर। इस कैटेगरी में या इस रेंज में जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं वो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो लेक्चर को आगे ना ये बातें थोड़ा कम करते हैं, अगर हम थोड़ा पढ़ाई की तरफ फोकस कर लें तो और अच्छी बात होगी। तो इसी सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर भारतीय संविधान, जो इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन सिलेबस का एक पार्ट है, और लगभग यहाँ से एग्जाम में 150 क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम में, और 150 क्वेश्चन में लगभग 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना है इस पोर्शन से। 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो आप मान के चलिए 20 से 30 नंबर का इस रेंज से पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए जानना भी जरूरी है, और ज़्यादा हैवी नहीं है, क्योंकि आप इन चीज़ों को व्यवहार में अपने देखते ही हो, आपने पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो इसी तरह से, हालांकि बहुत लंबा टॉपिक है ये, तो इसको हम क्या करेंगे, जो हमारे संविधान के भाग हैं, 22 भाग हैं। कितने भाग हैं हमारे संविधान के? 22 भाग। अनुच्छेद कितने हैं? 395। 22 भाग और 395 अनुच्छेद कवर करना बहुत मुश्किल है, बहुत हार्ड है, क्योंकि हमें IAS PCS की तैयारी नहीं करनी है, हमें कांस्टेबल की तैयारी करनी है। तो टू द पॉइंट हमको लेकर चलना है। तो इसी रेंज में हम क्या करेंगे, एक एक भाग उठाया करेंगे, उसका वीडियो लेक्चर लिया करेंगे, और लगभग 15 से 16 में ये हमारा 15 से 16 वीडियो में ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, आज हम सबसे पहले संविधान की जो आत्मा कही जाती है, प्रस्तावना, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। एक एक टॉपिक लेंगे और उसको क्लियर करते चलेंगे। तो प्रस्तावना देखिए, प्रस्तावना है क्या? सबसे पहली बात हम समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा ग्रंथ होता है, या एक किताब होती है, एक पुस्तक होती है, जिसमें किसी संस्था को, किसी इंस्टीट्यूशंस को, किसी भी निकाय को चलाने के कुछ रूल्स रेगुलेशंस पहले निर्धारित कर लिए जाते हैं। चाहे वो हमारा स्कूल हो, डिग्री कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, कोई मंत्रालय हो, या कोई भी ऐसा हम मान सकते हैं जिसके अंतर्गत कुछ एम्प्लॉय वर्क करते हैं, तो उसका एक अपना रूल रेगुलेशन होता है। उसी को हम क्या बोल देते हैं? संविधान बोल देते हैं। तो वो पूरी बॉडी क्या होती है, उन रूल्स रेगुलेशन के अंतर्गत चलती जाती है। उससे कोई डिस्टर्ब करता है, इधर उधर करता है, तो उसमें सजा का भी प्रावधान होता है। तो उसके लिए क्या होता है, RPC और CRPC हमको हमारे इंडिया में देखी जाती है। तो प्रस्तावना, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक ऐसा एक ग्रंथ है, एक ऐसी एक किताब होती है जिसके द्वारा किसी बॉडी को गवर्न किया जाता है। ये हो गया हमारा संविधान। अब हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी जो प्रस्तावना है, देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है इसमें, कितने ये कब बना, डेट वाइज होते हैं, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। इनको आपको एक प्रोवाइड करा दी जाएगी PDF, या उसको मैं एक छोटे से लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा आपको। उसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, उसमें सिर्फ रटने वाली बात है। जो समझने वाली बात है वो प्रस्तावना होती है। सबसे पहले देखिए, बहुत से केस आए, बेरोबारीवाद आए, केशवानंद भारती केस आया, उसमें सबसे पहले हमारा डिस्कशन ये हुआ कि ये प्रस्तावना जो है हमारी, ये संविधान का पार्ट है या नहीं है।
तो फाइनली बहुत से केस में बेरुवादी में इसको मना कर दिया गया, केशवानंद भारती में इसको फाइनली ये बता दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न हिस्सा है। अभिन्न मतलब इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, ये हमारे संविधान का एक अभिन्न पार्ट है और ये भी संविधान है। अब प्रस्तावना बहुत बड़ी है, इसमें कुछ कीवर्ड हैं, उन कीवर्डों को हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे और उनसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। वो कीवर्ड क्या है, उनका मीनिंग क्या है, जैसे पंथ निरपेक्ष क्या होता है, समाजवादी क्या होता है, प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, अखंडता, बंधुत्व की भावना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, इस तरह से जो कीवर्ड है छोटे से लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। बाकी जो कन्फ्यूजन होंगे आप उनको कमेंट में बता सकते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रस्तावना पढ़ रहा हूँ, उसमें जो जो कीवर्ड आते रहेंगे हम उनको एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, हम भारत के लोग। अब देखिए पूरा संविधान किसके लिए समर्पित है, हमारे लोगों के लिए, हम लोगों के लिए समर्पित है कि हम भारत के लोग। अब ये पूरा सिस्टम क्या होता है, हमसे बनता है। संविधान किसके लिए बनाया गया है, हमारे लिए बनाया गया है कि हम किस तरह से चलेंगे, वो सारे रूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किए गए हैं। तो ये एक क्वेश्चन आया हुआ था, ये लगभग पीसीएस में ये पूछा गया था, किसी और वनडे एग्जाम में पूछा गया था प्री में। भारत का संविधान किसे समर्पित है, किसको समर्पित है, भारत के लोगों को समर्पित है। अब आगे बढ़ते हैं, हम भारत के लोग भारत को, अब देखिए हम भारत को कैसा बनाना चाहते हैं। फर्स्ट, संपूर्ण संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। अब देखिए ये 5 कंडीशन हमें दी गई है। हम भारत के लोग भारत को, देखो पूरा संविधान हमको समर्पित हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाएंगे, समाजवादी बनाएंगे, पंथ निरपेक्ष बनाएंगे, लोकतांत्रिक और गणराज्य। अब इन 5 कीवर्ड को हम थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है, इस पूरे इंडिया, पूरे देश को, ये हमारा इंडिया है, जो हमारा भारत है, ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। मतलब इसके जो डिसीजन होंगे वे ये खुद लेगा, किसी के जोर में, दबाव में आकर हम अपना कोई डिसीजन नहीं लेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम पर वो हमारे पास वो कैपेबिलिटी है कि हम अपने डिसीजन अपना आप ले सकते हैं। पहले क्या होता था, 1947 से पहले हम गुलाम थे, हमारा भारत आज़ाद नहीं था, तो हमारे जो डिसीजन होते थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अनुसार होते थे। परंतु अब ऐसा नहीं है, भारत अपने डिसीजन लेने में सक्षम है। उसकी आर्थिक नीति क्या होगी, विदेश नीति क्या होगी, बैंकिंग नीति क्या होगी, और जो भी जितनी तरह की नीतियां हैं, जितनी भी तरह के मंत्रालय हैं, सबकी अलग अलग नीतियां होती हैं, वो अपने आप बनाने में सक्षम है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ये हुआ। दूसरा आता है समाजवादी। समाजवादी क्या होता है, देखो नाम से क्लियर हो रहा है, समाजवादी, जिसको मतलब जिस विचारधारा में समाज को आगे रखा जाता है, वहां पर समाजवादी विचारधारा होती है। देखिए 2 तरह की विचारधारा होती है, एक समाजवादी, एक पूंजीवादी। तो पूंजीवादी का समर्थक अमेरिका हो गया, समाजवादी का समर्थक यूएसएसआर रूस हो गया, सोवियत संघ हो गया। और सोवियत संघ उस टाइम पे था, अब वो टूटकर अलग हो गया, उसके छोटे छोटे देश बन गए हैं। तो अब ये उस टाइम की विचारधारा है, पर हमारे देश में चली आ रही है। तो ये हमारा समाजवाद कैसा है, गांधीवादी समाजवाद है। उसका समाजवाद अलग था, उसके समाजवाद में थोड़ी कम्युनिस्ट की हमें झलक दिखाई देती है, हमारा गांधीयन समाजवाद है। तो समाजवाद का मतलब होता है जिस विचारधारा में समाज को सेंटर में रखा जाता है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, या नगर निगम, नगर पालिका के लेवल पर,
तो वो स्टेट गवर्नमेंट में आ जाता है। तो हमारी जो सरकार होती है हमको क्या क्या प्रोवाइड करती है, हेल्थ प्रोवाइड करती है फ्री में, बिजली भी प्रोवाइड करती है, और पानी प्रोवाइड करती है, हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है, एजुकेशन प्रोवाइड करती है, और सब्सिडी प्रदान करती है। तो इस तरह से समाज को हित में जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं उसको हम समाजवादी विचारधारा के अंतर्गत रखते हैं। ये सब होता है। तीसरा पॉइंट हमारा आता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, हमारे भारत का या इंडिया का, ये अभी भारत या इंडिया अभी आगे अगले लेक्चर में होगा, उसमें आपको सब कुछ भाग 1 पढ़ाया जाएगा संविधान का, भारत और उसका राज्य क्षेत्र, उसमें क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम अभी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि पंथ एक रास्ता होता है जिस रास्ते पर हम अपना जीवन यापन करते हैं। वो धर्म हो सकता है, कोई एक विचारधारा हो सकती है, कोई संप्रदाय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पंथ और धर्म 2 विचारधाराएं हैं। पंथ एक व्यापक दृष्टिकोण है और धर्म एक उससे छोटा संकीर्ण दृष्टिकोण हो सकता है। तो निरपेक्ष मतलब कोई नहीं है, हम इनसे स्वतंत्र हैं। भारत का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों का यहाँ पर सम्मान किया जाता है, सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आया था एक बार, भारत की संस्कृति किस तरह की है, भारत की संस्कृति किस तरह की है। अब देखिए ये इसका आंसर है सलेडियन। भारत की संस्कृति कैसी है, सलेडियन। जैसे सलाद की एक प्लेट होती है, उसमें गाजर अलग रखी रहती है, मूली अलग रखी रहती है, प्याज अलग रखी रहती है, नींबू अलग रखा रहता है, टमाटर अलग रखा रहता है। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, एक प्लेट में हमको दिखती हैं। यहाँ पर गाजर, मूली, टमाटर, प्याज, इस तरह से हमको क्लियर होती है कि इन चीजों का अस्तित्व इस प्लेट में है। ठीक वैसे ही यहाँ पर मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, जैन भी है, क्रिश्चियन भी हैं, पारसी भी हैं, तरह तरह के लोग हैं, और उनकी कल्चर, उनका पहनावा, रीति रिवाज, धार्मिक मान्यताएं, शिक्षा, संस्कृति सब हमको क्लियर हो जाती है। देख के ही हमको पता चल जाता है कि ये लोग मुस्लिम हैं, ये लोग क्रिश्चियन हैं, ये लोग जैन हैं, ये लोग सिख हैं। तो इस तरह की संस्कृति को कैसी संस्कृति कहा जाता है, सलेडियन संस्कृति कहा जाता है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, पंथ निरपेक्ष। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है जिसका अपना कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं है। यहाँ पर सभी धर्मों को माना जाता है, सभी धर्मों के जो मानने वाले हैं वो साथ मिलजुल कर अपना जीवन यापन कर सकते हैं, करते हैं। अब नेक्स्ट टर्म है लोकतांत्रिक। अब देखो, लोक और तांत्रिक 2 शब्दों से मिलकर बना है लोकतंत्र। डेमोक्रेसी ऐसा सिस्टम जिसके तंत्र में, या ऐसा तंत्र जिसके सेंटर में लोक या पब्लिक को रखा गया है। तो लोकतंत्र क्या हो गया, एक ऐसा सिस्टम भारत में बनाया गया है जिसमें पब्लिक ही सब कुछ है। हमने यहाँ पर भी पढ़ा था, हम भारत के लोग, तो हम कौन बना रहे हैं इस देश को, हम भारत के लोग बना रहे हैं। तो ये जो सारा संविधान है वो किसकी इच्छाओं पर बनाया गया है, भारत के लोगों की इच्छाओं पर। तो किसको सेंटर में रखा जाएगा, भारत के लोगों को। किसको प्रेफर किया जाएगा, भारत के लोगों को। तो ये सारा सिस्टम किसके लिए बनाया गया है, भारत के लोगों के लिए। ठीक है। गणराज्य, गणराज्य का क्या मतलब हो गया, देखिए गणराज्य एक ऐसा राज्य होता है जिसमें उस देश का प्रत्येक नागरिक, अगर उसमें योग्यता है तो वो भारत का राष्ट्रपति हो सकता है। मतलब कहने का यह है कि भारत में सर्वोच्च पद क्या होता है, राष्ट्रपति होता है। तो वहां का प्रत्येक नागरिक ये योग्यता का ये अधिकार, योग्यता नहीं, उसका ये अधिकार है कि वो अगर उसके लायक है, उसके पास ये योग्यता है, तो वो भारत का राष्ट्रपति हो सकता है। ठीक है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए आगे लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए एवं इसके समस्त नागरिकों को, अब देखो
क्या करेंगे, इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो क्या होगा, भारत के सभी लोगों को सामाजिक न्याय मिलेगा, आर्थिक न्याय मिलेगा और राजनीतिक न्याय मिलेगा। अब सामाजिक न्याय क्या होता है, सामाजिक न्याय ये होता है कि समाज में सभी लोगों को एक समान माना जाएगा। ये नहीं कोई अमीर है तो उसका ज़्यादा राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ज़्यादा सम्मान देगी, कोई गरीब है तो उसको कम सम्मान देगी, कोई अमीर है तो उसके लिए अलग रूल्स लगेंगे, उसका अलग कानून होगा, कोई गरीब है तो उसका अलग कानून होगा। ऐसा नहीं है। समाज में सभी, चाहे वो SC हो, BC हो, जनरल हो, ST हो, पिछड़े हों, दलित हों, कुछ भी हों, उन सबको एक समान देखा जाएगा। समझ में आइए। तो ये क्या हो गया हमारा सामाजिक न्याय। किसी छुआछूत का कोई भेदभाव नहीं होगा। पहले लोग जो प्रथाएं चली आ रही थी हमारे प्राचीन भारत से मिडिवल भारत में, अभी भी कहीं कहीं हमको देखने को मिल जाती है, तो वो सब क्या है, गलत है। ऐसा हमारा संविधान हमको नहीं देता है। तो हम भारत के जो लोग हैं उनको क्या करेंगे, सामाजिक न्याय प्रदान करेंगे। अगर उनके साथ ऐसा भेदभाव हो रहा है कहीं, तो वो कानून की हेल्प ले सकते हैं और उस भेदभाव को वो खत्म कर सकते हैं। दूसरा, आर्थिक न्याय, सभी लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मतलब ऐसा होगा कि यहाँ के जो संसाधन हैं उन सब पर किसी एक का कब्जा नहीं होगा, वो संसाधन सभी को वितरित किए जाएंगे। आपने देखा होगा जो ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लेता तो इनकम टैक्स, ED, CBI सब उसके पीछे लग जाते हैं, जैसे आजकल हो ही रहा है, गवर्नमेंट में सबको छाना जा रहा है। तो इस तरह से भारत के रिसोर्सेज को कोई एक कलेक्ट नहीं कर सकता है, उसका सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब देखिए, जो कलेक्ट कर लेता है उस पर छापे लगाए जाते हैं, या जो इन संसाधनों से वंचित रह जाते हैं तो सरकार उनको क्या कराती है, आर्थिक सहायता देती है, उनको आवंटन करती है। तीसरा है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय क्या हो सकता है यहाँ पर, जैसे राजनीतिक एक्टिविटी, जैसे चुनाव लड़ना, वोट देना, इन सब में क्या होगा, सभी को न्याय प्रदान किया जाएगा। जिसके पास योग्यता है अगर उसको चुनाव लड़ने की, तो वो ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ सकता है, MP MLA का चुनाव लड़ सकता है, यहाँ तक कि राष्ट्रपति का चुनाव भी तुम अगर एबिलिटी है तो तुम चुनाव में अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हो। और एक वोट, एक व्यक्ति, एक वोट। तो ये कौन सा न्याय होगा हमारा, राजनीतिक न्याय। न्याय हो गया। अब स्वतंत्रताएं आ जाएंगी। विचार, विश्वास, धर्म, उपासना, और इसमें अभिव्यक्ति भी है, एक अभिव्यक्ति। इन सब की क्या है, हमको स्वतंत्रता। इसमें देखिए आप, विचार, विश्वास, धर्म, उपासना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हमारा संविधान हमको क्या कर सकता है, इन सब की स्वतंत्रता देता है। विचार, हमारे क्या क्या आइडियाज हैं, हम किस आइडिया को फॉलो कर रहे हैं, किन आइडिया को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे की बात नहीं मान रहे हैं, हम अपनी बात, हमारे जो विचार हैं हम उनको प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो ये हमारी स्वतंत्रता है, हम क्या माने, किसके विचारों को माने, किसके विचारों को ना माने। दूसरा, विश्वास, हम किस पर विश्वास करें, किस धर्म में विश्वास करें, किस आस्था में विश्वास करें, किस पथ पर विश्वास करें, तो ये हमारी स्वतंत्रता है, हम करेंगे। तीसरा, धर्म, भाई तुम हिंदू धर्म मानना चाह रहे हो, हिंदू को मानो, मुस्लिम मानना चाह रहे हो, मुस्लिम मानो, सिख, क्रिश्चियन, जो भी तुमको अच्छा लग रहा है, जो भी जिस भी धर्म के देवता भगवान तुमको अच्छे लग रहे हैं, तुम उस धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हो। उपासना, पूजा करने की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म के भगवान की तुम पूजा कर सकते हो। बस ये है कि हम धार्मिक उपद्रव या बवंडर वहां पर नहीं कर सकते। मान लो तुम हिंदू धर्म के लोग हो, तुम जाना चाह रहे हो मस्जिद में, तुम जाओ, तो मस्जिद के वहां पर तुमको रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। ये नहीं कि तुम मस्जिद में जाकर ओम नमः शिवाय करने लगे, वो गलत है। वैसे ही अगर कोई मस्जिद वाले हैं, अगर वो वहां पर आकर कुछ ऐसी हरकतें करने लगी तो ये गलत होगा। जिस संस्था में या जिस भगवान के निवास स्थान पर या मंदिर में या मस्जिद में आप लोग जा रहे हो, आपको वहीं के रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। अभिव्यक्ति, कोई घटना हो गई, उस पर तुम अपनी अभिव्यक्ति देने के लिए स्वतंत्र हो, अपने विचार दे सकते हो। ये नहीं कि कहीं पर कोई इंसिडेंट हो गया और आप जाकर वहां पर हंसने लगे, तो आपके साथ पता ही होगा आपको क्या होगा फिर।
तो इस तरह के मतलब आपके विचारों से सामाजिक व्यवस्था ना बिगड़े, इस तरह के विचार आप दे सकते हो, इस तरह की अभिव्यक्ति आप कर सकते हो। अब आ रहा है प्रतिष्ठा और अवसर। समता, समता। अब प्रतिष्ठा और अवसर की समता, इसमें देखिए सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध किए जाएंगे, सबको सबकी प्रतिष्ठा की जाएगी। ठीक है। अवसर की समानता, सभी के लिए नौकरी निकाली जाती है। देखिए ये तो है नहीं कि वहाँ उसमें हिंदू लोग ही फार्म भर सकते हैं, मुस्लिम लोग ही फार्म भर सकते हैं, क्रिश्चियन लोग ही फार्म भर सकते हैं, सबको समान रूप से देखा जाता है। तो इसलिए प्रतिष्ठा और अवसर की समानता सबको उपलब्ध कराई गई है। इसके बाद आता है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए एवं उन सभी में राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। एक और व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। ठीक है। अब व्यक्ति की गरिमा आप जानते हैं कि हर एक व्यक्ति का अपना एक स्टैंडर्ड होता है। उसको कोई आप ये तो है नहीं कि उल्टी सीधी बात कहकर तुम उसको गाली दे दो, कुछ ऐसा मतलब उसका अपमान कर दो, तो यही उसकी गरिमा होती है। आजकल गरिमा को लेके ज्यादा ही हल्ला बोल हो रहा है। अभी आपने देखा ही होगा जो धनखड़ जी हैं उनका अपमान कर दिया, कोई टीएमसी के सांसद थे उनकी कॉपी कर दी, आपने देखा होगा। तो उससे क्या होता है, उनकी गरिमा को ठेस लगी। बहुत सी ऐसे होते हैं जिनकी गरिमा को ठेस लगती है तो मानहानि का ना केस करते रहते हैं। ये होगी व्यक्ति की गरिमा। राष्ट्र की एकता, हम सभी लोगों को क्या होता है, अपने देश की जो एकता है उसको बनाकर रखना चाहिए। हम उसकी एकता को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। उसकी अखंडता, हमारा देश क्या होता है, एक यूनियन है। तो जो केंद्र सरकार ने मान लिया है या हमारे कानूनों में दर्ज है, इस तरह की अखंडता, उससे हम कोई इस तरह का कोई बयानबाजी नहीं करेंगे, कोई ऐसा बयान नहीं देंगे या कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारे देश की अखंडता खतरे में पड़ती हो। अखंडता, उसके हमको टुकड़े नहीं करने हैं। इस देश को हमको क्या है, बनाकर रखना है। ये नहीं कि ये लोग कहने लगे हम अपना अलग देश बनाएंगे, ये लोग कहने लगे हम अपना अलग देश बनाएंगे, ये लोग कहने लगे कि हम अपना अलग देश बनाएंगे। ऐसा हमको नहीं करना है। उसकी अखंडता को हमको क्या करना है, बनाकर रखना है। बंधुता, यहाँ के सभी लोगों को क्या है, भाईचारे के साथ रहना है, उनमें बंधुता सुनिश्चित करनी है। भेदभाव, झगड़ा, फसाद, दंगा, इस तरह के उपद्रव हमको नहीं करने हैं। उनकी बंधुता को हमको बनाकर रखना है। तो ये समझ में आया। तो अब क्या हो गया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए एवं इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठा और अवसर की समता,
उपलब्ध कराने के लिए और व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए। अब क्या करेंगे, इस संविधान को हम क्या करेंगे, आत्मर्पित करेंगे, अधिनियमित करेंगे और अंगीकृत करेंगे। 3 शब्द आ रहे हैं, अंगीकृत और अधिनियमित। देखिए 3 शब्द आ रहे हैं, अगले 3 कीवर्ड हैं आत्मार्पित, अंगीकृत और अधिनियमित। तो अब देखिए वो सब प्रावधान हो चुके हैं, अब हम इसको एडॉप्ट करते हैं, अपनाते हैं, तो आत्मार्पित करते हैं। मतलब हम इन पूरे प्रावधानों को हम अपनी आत्मा में उतार लेते हैं, इसको एडॉप्ट कर लेते हैं, अपना लेते हैं और लागू कर देते हैं। अधिनियमित कर देना मतलब लागू कर देना।